एक अंकीय प्रश्न। एक, सोवियत प्रणाली के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सही है? अ, खराब संचार प्रणाली। बी, बेरोजगारी का होना। सी, पूंजीवादी व्यवस्था। डी, न्यूनतम जीवन स्तर की सुविधा। 2, निम्नलिखित घटनाओं को उनके कालक्रमानुसार सजाइए। आई, सोवियत संघ का विघटन। ई, बर्लिन दीवार का गिरना। ई, रूसी क्रांति। इव, अफगान संकट। विकल्प ए, आई ई इव ई। बी, ई 6 इव। सी, आई ई इव ई। डी, ई इव ई आई। 3, निम्नलिखित में से कौन सा एक सोवियत संघ के विघटन का कारण है? और अर्थव्यवस्था का गतिहीन होना। बी, जनता की आकांक्षाओं का पूरा होना। सी, उन्नत संचार प्रणाली। डी, समाज कल्याण की व्यवस्था। 4, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एक, सैन्य समझौता। आई, बोरिस येल्त्सिन। बी, सुधारों की शुरुआत। ई, वार्सा पैक्ट। सी, रूस के राष्ट्रपति। ई, शॉक थेरेपी। डी, आर्थिक मॉडल। इव, मिखाइल गोर्बाचेव। विकल्प ए, बी एफ सी आई डी ई। बी, ए आई बी ई सी ई डी एफ। सी, ए एफ बी ई सी ई डी आई। डी, ए एफ बी आई सी ई डी ई। 5, मध्य एशिया का कौन सा देश 10 वर्षों तक अर्थात वर्ष 2001 तक गृह युद्ध की चपेट में रहा? अ, तुर्कमेनिस्तान। सी, आर्मेनिया। बी, अजरबैजान। डी, तजिकिस्तान। शॉक थेरेपी का मॉडल इनमें से किन संस्थाओं के द्वारा बना था? अ, विश्व बैंक। बी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। सी, विश्व व्यापार संगठन। डी, विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। प्रश्न संख्या 7 और 8 के लिए निर्देशक नीचे दिए गए प्रश्नों में वो कथनों को अभिकचन ए और कारण 2 के रूप में चिन्हित किया गया है। इन कथनों को चाहिए और दिए गए विकल्पों में से एक सही उत्तर चुनिए। और अभिकचन ए और कारण आर दोनों सही हैं तथा कारण आर अभिकथन ए की सही व्याख्या है। बी, अभिकथन ए और कारण आर दोनों सही हैं तथा कारण आर अभिकथन ए की सही व्याख्या नहीं है। सी, अभिकचन ए सही है लेकिन कारण आर गलत है। डी, अभिकथन ए गलत है लेकिन कारण आर सही है। 7, अभिकचन ए, सोवियत संघ का विघटन दिसंबर 1991 में 15 गणराज्यों के रूप में हो गया। कारण आर, सोवियत संघ के विघटन के बाद विश्व के शक्ति संबंधों में बदलाव आए। 8, अभिकथन एक, शॉक थेरेपी के मॉडल के माध्यम से साम्यवादी देशों को लोकतांत्रिक पूंजीवादी व्यवस्था में परिवर्तित करने का प्रयास किया गया। कारण आर, शॉक थेरेपी के कारण रूस की आर्थिक स्थिति चरमरा गई, औद्योगिक ढांचा भी ध्वस्त हो गया। 2 अंकीय प्रश्न। 1, सोवियत प्रणाली से आप क्या समझते हैं? 2, सोवियत प्रणाली के किन्हीं 2 दोषों का वर्णन कीजिए। 3, स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल से आप क्या समझते हैं? 4, अफगानिस्तान संकट से क्या अभिप्राय है? 5, दूसरी दुनिया शब्द से आप क्या समझते हैं? 6, भारत और रूस के मध्य मधुर संबंधों को दर्शाने वाले 2 तत्वों का वर्णन कीजिए। 7, बर्लिन की दीवार किस बात का प्रतीक थी? मध्य एशियाई गणराज्य बाहरी ताकतों के लिए किस प्रकार एक अखाई में परिवर्तित हो गए? 4 अंकीय प्रश्न। 1, सोवियत प्रणाली की किन्हीं 4 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। 2, शॉक थेरेपी अपने उद्देश्यों में सफल नहीं हो सकी। कथन के पक्ष में तर्क देशिए। 3, सोवियत संघ के विघटन के बाद संपूर्ण विश्व एक ध्रुवीय विश्व में परिवर्तित हो गया। व्याख्या कीजिए। 4, पूर्व सोवियत संघ के गणराज्य संघर्ष और तनाव की स्थिति बनी हुई है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? यदि हाँ तो अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिए। 5, पूर्व साम्यवादी देशों के साथ भारत के संबंधों का परीक्षण कीजिए। 6 अंकीय प्रश्न। 1, सोवियत संघ के विघटन के किन्हीं 6 परिणामों की व्याख्या कीजिए। 2, सोवियत संघ के विघटन के लिए उत्तरदायी प्रमुख कारकों का वर्णन कीजिए। 3, शॉक थेरेपी की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। 4, द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात सोवियत संघ के विश्व शक्ति बनने के लिए उत्तरदायी किन्हीं 6 कारणों की व्याख्या कीजिए। 1 अंकीय प्रश्नों के उत्तर। 1, डी, न्यूनतम जीवन स्तर की सुविधा। 2, DEFEI। 3, अर्थव्यवस्था का गतिहीन होना। 4, AAEBFCIDE। 5, डी, तजिकिस्तान। 6, डी, विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। 7, बी, अभिकथन ए और कारण आर दोनों सही हैं तथा कारण आर अभिकथन ए की सही व्याख्या नहीं है। 8, बी, अभिकथन ए और कारण आर दोनों सही हैं तथा कारण आर अभिकथन ए की सही व्याख्या नहीं है। 2 अंकीय प्रश्नों के उत्तर। 1, सोवियत संघ में समतावादी समाज के निर्माण के लिए कई केंद्रीकृत योजनाबद्ध और राज्य द्वारा नियंत्रित व्यवस्था को अपनाया गया जिसमें साम्यवादी दल का निर्देशन और नियंत्रण था। इस व्यवस्था को ही सोवियत प्रणाली कहा गया। 2, सोवियत प्रणाली के 2 प्रमुख दोष इस प्रकार हैं। आज सोवियत प्रणाली में साम्यवादी पार्टी का दबदबा था।
ई सोवियत प्रणाली में 15 गणराज्यों में रूस सर्वाधिक शक्तिशाली था। 3 साम्यवादी सोवियत गणराज्य के विघटन के बाद नए स्वतंत्र हुए देशों ने एक संगठन का निर्माण किया जिसे स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल का नाम दिया गया। 4 वर्ष 1979 में सोवियत संघ ने अफगानिस्तान में अपनी सेना भेजकर वहां हस्तक्षेप किया जिसका पश्चिमी गुट के द्वारा विरोध किया गया और अमेरिका ने सोवियत संघ को अफगानिस्तान में हस्तक्षेप न करने के लिए भी चेताया। इस घटना को अफगानिस्तान संकट के नाम से जाना जाता है। 5 पूर्वी यूरोप के साम्यवादी देशों के गुट को समाजवादी खेमा या दूसरी दुनिया के नाम से जाना जाता है। 6 भारत और रूस के मध्य बहुत ही मधुर संबंध है। इन संबंधों को हम निम्नलिखित बिंदुओं से समझ सकते हैं। आज भारत ने वर्ष 2001 में रूस के साथ 80 द्विपक्षीय समझौतों पर हस्ताक्षर किए थे। भारत रूस से हथियार खरीदता है तथा रूस ने भारत को परमाणविक ऊर्जा और अंतरिक्ष कार्यक्रम में भी पर्याप्त सहयोग दिया है। 7 वर्ष 1961 में बर्लिन की दीवार का निर्माण किया गया और इस दीवार ने बर्लिन को 2 हिस्सों में बांट दिया। बर्लिन की दीवार शीत युद्ध का प्रतीक मानी जाती थी। यह क्षेत्र पेट्रोल के विशाल भंडार से समृद्ध है। इस क्षेत्र में अमेरिका और चीन दोनों ही अपना आधिपत्य बनाना चाहते हैं। 4 अंकीय प्रश्नों के उत्तर। 1 सोवियत प्रणाली की 4 विशेषताएं इस प्रकार हैं। 1 सोवियत प्रणाली में उन्नत संचार व्यवस्था थी। बेरोजगारी का अभाव। साम्यवादी पार्टी का वर्चस्व। न्यूनतम जीवन स्तर की सुविधा। 2 शॉक थेरेपी पूरी तरह से असफल रही थी जिसके लिए निम्नलिखित तर्क दिए जा सकते हैं। रूस का औद्योगिक ढांचा पूरी तरह चरमरा गया। बड़े बड़े उद्योगों को औने पौने दामों में बेचा गया। समाज की पुरानी कल्याणकारी व्यवस्था का अंत। रूसी मुद्रा रूबल में गिरावट। विश्व में केवल एक ही महाशक्ति बची। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शक्तियों का केंद्रीकरण अमेरिका के इर्द गिर्द होने लगा। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सभी संबंधों में बदलाव होने लगा। अमेरिका को टक्कर देने वाली शक्ति का अभाव। 4 पूर्व सोवियत संघ के गणराज्य में संघर्ष और तनाव की स्थिति को हम इस प्रकार समझ सकते हैं। तजिकिस्तान में 10 वर्षों तक गृह युद्ध की स्थिति बनी रही। रूस के 2 गणराज्य चेचन्या और दागिस्तान में हिंसक अलगाववादी आंदोलन चले। अजरबैजान और आर्मेनिया में भी हिंसा और तनाव की स्थिति है। यूक्रेन, किर्गिस्तान और जॉर्जिया में मौजूदा शासन को उखाड़ फेंकने के लिए आंदोलन चल रहे हैं। इन गणराज्यों में नदी जल के सवाल पर भी आपस में भारी संघर्ष है। 5 पूर्व साम्यवादी देशों के साथ भारत के संबंध। भारत और रूस के मध्य वर्ष 2001 में 80 द्विपक्षीय समझौतों पर हस्ताक्षर। उज्बेकिस्तान में भारतीय सिनेमा को बहुत पसंद किया जाता है। भारत रूस से हथियार खरीदता है और तेल भी आयात करता है। सोवियत संघ ने कश्मीर मामले में भारत का समर्थन किया है। 6 अंकीय प्रश्नों के उत्तर। 1 शीत युद्ध का अंत। हथियारों की होड़ समाप्त। सोवियत संघ का विघटन 15 गणराज्यों में हो गया। स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल CIS का उदय। अंतरराष्ट्रीय शक्ति संबंधों में बदलाव। उदार लोकतांत्रिक पूंजीवादी व्यवस्था मजबूत हुई। रूस सोवियत संघ का उत्तराधिकारी बना। लोगों की आकांक्षाओं का पूरा ना हो पाना। सोवियत प्रणाली पर नौकरशाही का शिकंजा। संसाधनों का प्रयोग हथियारों के निर्माण में। गोर्बाचेव के सुधारों का विरोध। रूस का वर्चस्वशाली होना। अर्थव्यवस्था का गतिहीन होना। राष्ट्रवादी और संप्रभुता की भावना का उभार। साम्यवादी पार्टी का जनता के प्रति जवाबदेह ना होना। 3 मिल्कियत का प्रमुख रूप निजी स्वामित्व। राज्य की संपदा का निजीकरण। मुक्त व्यापार व्यवस्था। सामूहिक फार्म की जगह निजी फार्म। मुद्राओं का आपसी लेन देन। पूंजीवादी व्यवस्था को प्रमुखता। पश्चिमी देशों से जुड़ाव। परमाणु शक्ति संपन्नता। विकसित अर्थव्यवस्था। उन्नत संचार व्यवस्था। उत्पादन में आत्मनिर्भरता। वार्सा पैक्ट पर नियंत्रण। विशाल ऊर्जा भंडार। व्यवस्थित परिवहन सुविधाएं। 1 अंकीय प्रश्न। 1 तेजी से हुए आर्थिक शक्ति का विकास। हान नदी पर चमत्कार निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? और उत्तरी कोरिया, बी दक्षिणी कोरिया, सी चीन, डी जापान। 2 निम्नलिखित को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। चीन द्वारा तिब्बत पर कब्जा। यूरोपीय संघ की स्थापना। आसियान की स्थापना। चीन में कृषि का निजीकरण। विकल्प AIEEF, BIFEE, CIEFE, DEEIF। नीचे दिए गए प्रश्न संख्या 3 एवं प्रश्न संख्या 4 में 2 कथनों को अभिकन A और कारण R के रूप में चिन्हित किया गया है। इन कथनों को पढ़िए और दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए।
और अभिकथन ए और कारण आर दोनों सही हैं तथा कारण आर अभिकथन ए की सही व्याख्या करता है। बी अभिकथन ए और कारण आर दोनों सही हैं परंतु कारण आर अभिकथन ए की सही व्याख्या नहीं है। सी अभिकथन ए सही है परंतु कारण आर गलत है। डी अभिकथन ए गलत है परंतु कारण आर सही है। अभिकथन ए यूरोपीय संघ के झंडे पर सोने के रंग के 12 सितारों का घेरा है। कारण आर 12 की संख्या वहां पारंपरिक रूप से पूर्णता, समग्रता और एकता का प्रतीक मानी जाती है। L4 अभिकथन ए 1967 में दक्षिण पूर्व एशिया के 10 देशों ने बैंकॉक योजनापा पर हस्ताक्षर कर आसियान की स्थापना की। कारण आर आसियान की स्थापना का मुख्य उद्देश्य मुख्य रूप से आर्थिक विकास को तेज करना था। 5 निम्नलिखित रिक्त स्थान को नीचे दिए गए किसी एक विकल्प से भरिए। आसियान ने आसियान शैली द्वारा के टकराव को समाप्त किया। और कंबोडिया, बी जापान, सी दक्षिण कोरिया, डी चीन। 6 यूरोपीय संघ की मुद्रा का नाम क्या है? अ डॉलर, बी पाउंड, सी रूबल, डी यूरो। 7 निम्न कथनों में कौन सा सत्य है? और आसियान की स्थापना 10 देशों ने मिलकर की है। बी वर्तमान में इसकी सदस्य संख्या 15 है। सी आसियान के कामकाज में राष्ट्रीय सार्वभौमिकता का सम्मान करना महत्वपूर्ण है। डी 1992 में आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना की गई। 8 तिथि के हिसाब से इन सब को क्रम दीजिए। आई चीन का विश्व व्यापार संगठन में प्रवेश। ई चीन में खेती का निजीकरण। ई चीन ने खुले द्वार की नीति अपनाई। एफ चीन ने राजनीतिक और आर्थिक एकांतवास की समाप्ति की। सही विकल्प का चयन कीजिए। और एफ ई ई आई, बी ई ई आई एफ, सी आई ई एफ ई, डी ई एफ आई ई। सुमेलित कीजिए। सूची -1। सूची 2 ए अमेरिका द्वारा यूरोप के पुनर्गठन की वन आर्थिक सहायता। डेनमार्क और स्वीडन। बी बैंकॉक घोषणा द्वारा स्थापना। ई फ्रांस। सी मुद्रा यूरो को मानने से इनकार। ई मार्शल योजना। डी संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य। एफ आसियान। सही विकल्प का चुनाव कीजिए। ए ई बी एफ सी आई डी ई, बी ए ई बी एफ सी ई डी आई, सी ए आई बी ई सी एफ डी ई, डी ए ई बी आई सी एफ डी ई। 2 अंकीय प्रश्न। 1 क्षेत्रीय संगठन का अर्थ बताइए। 2 सत्ता के समकालीन केंद्र से क्या अभिप्राय है? 3 मार्शल योजना क्या थी? 4 आसियान के किन्हीं 4 संस्थापक देशों का नाम लिखिए। 5 1970 के दशक में चीन ने कौन से 2 नीतिगत निर्णय लिए? 6 1973 में चीनी प्रधानमंत्री चाओ एन लाई ने किन 4 क्षेत्रों में आधुनिकीकरण के प्रस्ताव रखें? 7 चीन द्वारा अपनाई गई खुले द्वार की नीति क्या थी? 4 अंकीय प्रश्न। क्षेत्रीय संगठनों के बनाने के मुख्य उद्देश्य क्या है? यूरोपीय संघ को क्या चीजें एक कमजोर क्षेत्रीय संगठन बनाती है? चीन की नई आर्थिक नीति ने किन 4 तरीकों से चीन की अर्थव्यवस्था को लाभ पहुंचाया है? 4 सत्ता के समकालीन केंद्रों द्वारा विभिन्न देशों में समृद्धशाली अर्थव्यवस्थाओं का रूप देने में निभाई गई भूमिका की व्याख्या कीजिए। 5 आसियान विजन 2020 की मुख्य विशेषताएं क्या है? 6 अंकीय प्रश्न। 1 आसियान समुदाय के 3 मुख्य स्तंभों एवं उनके एक उद्देश्य की व्याख्या कीजिए। 2 चीन द्वारा अपनी अर्थव्यवस्था के उत्थान के लिए उठाए गए किन्हीं 3 कदमों की व्याख्या कीजिए। 3 यूरोपीय संघ के एक आर्थिक संगठन से आधिकारिक राजनीतिक संगठन में विकसित होने की प्रक्रिया स्पष्ट कीजिए। 4 21वीं सदी का जापान एक नए शक्ति के केंद्र के रूप में कथन के पक्ष में कोई 3 तर्क दीजिए। उभर रहा है। 5 चीन तथा भारत बड़ी आर्थिक शक्तियों के रूप में उभर रहे हैं। प्रश्न के उत्तर हैं। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? कोई 3 तर्क देकर अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। 1 बी दक्षिणी कोरिया। 2 सी आई ई एफ ई चीन द्वारा तिब्बत पर कब्जा। आसियान की स्थापना। चीन में कृषि का निजीकरण। यूरोपीय संघ की स्थापना। 3 और अभिकथन ए और कारण आर दोनों सही हैं तथा कारण आर अभिकथन 33 ए की सही व्याख्या करता है। 4 डी अभिकथन ए गलत है परंतु कारण आर सही है। 5 और कंबोडिया। 6 डी यूरो। 7 सी 8 और एफ ई आई। 9 ए ई बी एफ सी आई डी ई। द्विअंकीय उत्तर। 1 क्षेत्रीय संगठन प्रभुसत्ता संपन्न देशों के बीच स्वैच्छिक सहयोग की एक संधि है। जो निश्चित क्षेत्र के भीतर होता था।
ई उन देशों का सम्मिलित हित हो। 2. सोवियत संघ के विभाजन के बाद विश्व में अमेरिका का वर्चस्व कायम हो गया है। कुछ देशों के संगठनों का और राष्ट्रों का उदय सत्ता के नए केंद्र के समय हुआ है। ये संगठन और राष्ट्र अमेरिका के प्रभुत्व को सीमित करेंगे क्यों ये संगठन और राष्ट्र राजनीतिक तथा आर्थिक रूप से शक्तिशाली हो रहे। 3. द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात अमेरिका ने यूरोप की अर्थव्यवस्था के पुनर्गठन के लिए जबरदस्त मदद की। इसे मार्शल योजना के नाम से जाता है। 4. इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड। कोई भी 4 थी। 5. 1972 में अमेरिका से राजनीतिक व आर्थिक संबंध बनाए। 1978 में खुले द्वार की नीति की घोषणा की। 6. कृषि, उद्योग, सेना और विज्ञान प्रौद्योगिकी के क्षेत्र विस्तार सहित लिखी। 7. विदेशी पूंजी और प्रौद्योगिकी के निवेश से उच्चतर उत्पादकता को प्राप्त जाए। 1978 में तत्कालीन नेता देगे शाओपिंग ने इसकी घोषणा की। 4 अंकीय उत्तर। 1. सदस्य देशों में एकता की भावना का मजबूत होना। क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा। सदस्यों के बीच आपसी व्यापार को बढ़ाना। क्षेत्र में शांति और सौहार्द को बढ़ाना। विवादों को आपसी बातचीत द्वारा निपटाना। कभी कभी सदस्य देशों द्वारा विदेश और रक्षा नीति का एक दूसरे के खिलाफ प्रयोग करना। एक संविधान बनाने का प्रयास असफल। डेनमार्क व स्वीडन द्वारा मास्ट्रिस्ट संधि व यूरो का विरोध। कई सदस्य देश अमेरिकी गठबंधन में थे। जड़ता को समाप्त करके खुले द्वार की नीति। कृषि के निजीकरण से। व्यापार के नए नियम और नए विशेष आर्थिक क्षेत्रों के निर्माण द्वारा। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में निजी बचत का परिणाम बढ़ा। एक ध्रुवीय विश्व में अमेरिकी वर्चस्व को सीमित करने के लिए सत्ता के समकालीन केंद्रों का होना आवश्यक है। यूरोपीय संघ, आसियान, गुटनिरपेक्ष आंदोलन तथा दक्षेस जैसे नए केंद्रों ने क्षेत्रीय स्तर पर अधिक शांतिपूर्ण एवं समृद्धशाली अर्थव्यवस्था का रूप देने में सक्रिय भूमिका निभाई है। 5. अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में आसियान की बहुमुखी भूमिका को प्रमुखता दी गई है। टकराव की जगह बातचीत को बढ़ावा देने की नीति। अंकीय प्रश्नों के उत्तर। आसियान ने 3 स्तंभों के आधार पर आसियान समुदाय बनाने की दिशा में कदम उठाए। 2003 में आसियान ने आसियान सुरक्षा समुदाय, आसियान आर्थिक समुदाय और आसियान सामाजिक सांस्कृतिक नामक 3 आसियान चरका समुदाय का उद्देश्य क्षेत्रीय विवादों को सैनिक टकराव तक ले जाने की सहमति पर आधारित। आसियान आर्थिक समुदाय का उद्देश्य आसियान देशों का साझा बाजार और उत्पादन आधार तैयार करना, क्षेत्र के सामाजिक और आर्थिक विकास में सहायता करना। आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय का उद्देश्य इस क्षेत्र में टकराव की जगह बातचीत और सहयोग को बढ़ावा। 2. चीन में सुधारों की पहल में से उत्तर लिखिए। 3. यूरोपीय संघ की विशेषताएं, आर्थिक एवं राजनैतिक प्रभाव में से उत्तर लिखिए। 4. जापान के सत्ता के समकालीन उभरते केंद्र के रूप में से उत्तर लिखिए। 5. चीन के संदर्भ में तारांकन। वैश्विक स्तर पर चीन एक बड़ी आर्थिक शक्ति बन चुका है। जापान, अमेरिका, रूस के साथ अपने मतभेदों को कुछ हद तक सुलझा लिया है। तारांकन। लैटिन अमेरिका व अफ्रीकी देशों में निवेश। विश्व व्यापार संगठन का सदस्य। भारत के संदर्भ में तारांकन। भारत परमाणु शक्ति से संपन्न है। तारांकन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी भारत की प्रमुख भूमिका है। भारत ब्रिक्स का सदस्य देश है। भारत ने कोविड महामारी में बांग्लादेश, भूटान आदि देशों को वैक्सीन भेजकर सहायता की और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महामारी की रोकथाम में सहायता की। 1 अंक वाले प्रश्न। 1. भारत और नेपाल के संबंधों के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? CBSE 2023। और भारत और नेपाल के बीच एक दूसरे देश में बिना वीजा के यात्रा और काम करने के संबंध में एक विशेष संधि है। B. भारत नेपाल से आने वाली नदियों के जल को साझा करता है। C. दोनों देशों में लोकतांत्रिक प्रणाली है। D. नेपाल सदैव भारत की नीतियों का अनुसरण करता है। 2. दक्षिण एशिया का वह कौन सा देश है जिसकी स्वतंत्रता में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका रही है? श्रीलंका। B. नेपाल। C. भूटान। D. बांग्लादेश। नीचे दिए गए प्रश्न संख्या 3 एवं 4 में 2 कथनों को अभिकथन A और कारण R के रूप में चिन्हित किया गया है। इन कथनों को पढ़िए और दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। विकल्प और अभिकथन A और कारण R दोनों सही हैं तथा कारण R अभिकथन A की सही व्याख्या करता है। B. अभिकथन A और कारण R दोनों सही हैं परंतु कारण R अभिकथन A की सही व्याख्या नहीं है। C. अभिकथन A सही है परंतु कारण R गलत है।
डी अभिकथन ए गलत है परंतु कारण आर सही है। अभिकथन ए 1990 के दशक के संवैधानिक राजतंत्र के दौरान नेपाल की राजनीतिक पार्टियां और आम जनता अधिक खुली और उत्तरदायी शासन प्रणाली चाहते थे। CBSE 2023। कारण आर राजा सेना की सहायता से सरकार पर पूर्ण नियंत्रण बनाए हुए था और उसने नेपाल में लोकतंत्र के विस्तार को प्रतिबंधित किया। अभिकथन एक दक्षिण एशिया हर अर्थ में विविधता का प्रतीक है, फिर भी दक्षिण एशिया के विभिन्न देशों में एक जैसी राजनीतिक प्रणाली है। कारण आर कई समस्याओं और सीमाओं के बावजूद सभी दक्षिण एशियाई देशों की जनता लोकतंत्र की आकांक्षाओं की सहभागी है। CBSE 2023। निम्नलिखित को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। आई दक्षेस सार्क की स्थापना। ई स्वतंत्र राष्ट्र बांग्लादेश का निर्माण। ई भूटान में संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना। इफ भारत द्वारा श्रीलंका में शांति सेना भेजना। विकल्प और ई आई एव ई, बी ई एव आई ई, सी ई एव आई ई, डी ई एव ई आई। निम्नलिखित रिक्त स्थान को नीचे दिए उपर्युक्त विकल्प से भरिए। ग्रामीण क्षेत्र में छोटी बचत और सहकारी ऋण की व्यवस्था के कारण में गरीबी को कम करने में मदद मिली है। और बांग्लादेश। बी मालदीव, सी भूटान, डी नेपाल। उस देश की पहचान कीजिए जिसने दक्षिण एशिया में सबसे पहले अपनी अर्थव्यवस्था का उदारीकरण किया। और भारत। बी पाकिस्तान, सी श्रीलंका, डी नेपाल। 8 उस देश की पहचान कीजिए जो संवैधानिक राजतंत्र है और चारों तरफ भूमि से घिरा हुआ है। और नेपाल। बी अफगानिस्तान। CBSE 2023। सी म्यांमार, डी भूटान। 9 बांग्लादेश के साथ भारत के संबंधों के बारे में सही कथन का चयन कीजिए। और बांग्लादेश और भारत के हिस्सेदारी पर मतभेद है। बीच गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के जल में। बी बांग्लादेश ने भारतीय सेना को पूर्वोत्तर भारत में जाने के लिए अपने इलाके से रास्ता देने में सहयोग किया। सी बांग्लादेश भारत के लुक ईस्ट और 2014 से एक्ट ईस्ट नीति का हिस्सा नहीं है। कोष्टक। डी बांग्लादेश भारत विरोधी इस्लामी कट्टरपंथी जमातों का विरोध करता है। 10 निम्नलिखित में से किस देश का दक्षिण एशिया का अंग नहीं माना जाता। और मालदीव, बी चीन, सी भूटान, डी बांग्लादेश। 11 सुमेलित कीजिए। सूची -1। सूची 2 एक जातीय संघर्ष झेलने वाला देश। 1 अमेरिका, बी दक्षिण एशिया की राजनीति में अहम भूमिका। 2 मालदीव निभाने वाला देश, सी वह देश जो 1968 तक एक सल्तनत था। 3 पाकिस्तान, डी सिंधु नदी जल समझौते से संबंधित देश। इफ श्रीलंका। सही विकल्प का चुनाव कीजिए। AA1 BII C3 DIV, BAF BII CI DII, CAF BI CII DII, DAI BIV C3 DII। वो अंकीय प्रश्न। 1 भारत और पाकिस्तान के संबंधों को सुधारने के लिए कोई 2 उपाय सुझाए। CBSE 2023। 2 दक्षिण एशिया के लोकतंत्र के अनुभवों से लोकतंत्र की वैश्विक कल्पना का दायरा बढ़ा है। कथन की पुष्टि कीजिए। CBSE 2023। 3 दक्षेस की सफलता में आई किन्हीं वो चुनौतियों का उल्लेख कीजिए। 4 दक्षिण एशिया के क्षेत्र में शांति व सहयोग को बढ़ाने के कोई 2 उपाय सुझाए। 4 अंकीय प्रश्न। 1 दक्षिण एशिया के छोटे देशों और भारत के पारस्परिक संबंधों का विश्लेषण कीजिए। CBSE 2023। 2 पाकिस्तान में लोकतंत्र को कमजोर करने वाले कारण लिखिए। 3 नेपाल में राजशाही से लोकतंत्र के संक्रमण की व्याख्या कीजिए। CBSE 2019। 4 दक्षिण एशियाई देशों के समक्ष प्रमुख चुनौतियों का वर्णन कीजिए। इन चुनौतियों को दूर करने के कोई 2 उपाय सुझाए। 6 अंकीय प्रश्न। 1 भारत द्वारा श्रीलंका में शांति सेना भेजने के कारण की व्याख्या कीजिए। शांति सेना को बिना लक्ष्य प्राप्त किए वापस क्यों बुलाया गया, स्पष्ट कीजिए। 2 बांग्लादेश के साथ भारत के संबंधों के सकारात्मक और नकारात्मक पहलुओं का आंकलन कीजिए। CBSE। 3 भारत के लिए दक्षेस के महत्व का आंकलन कीजिए। 4 दक्षिण एशिया की राजनीति में चीन तथा अमेरिका की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। या दक्षिण एशिया में द्विपक्षीय संबंधों को प्रभावित करने वाली बाहरी शक्तियों का 2 उदाहरणों के साथ विश्लेषण कीजिए। 5 एशिया में शक्ति और सहयोग को बढ़ावा देने में सार्क दक्षेस की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। 1 अंक वाले प्रश्नों के उत्तर संकेत। 1 D 2 D 3 A 4 D 5 A 6 A 7 C 8 D 9 A 10 B 11 C अंक वाले प्रश्नों के उत्तर संकेत। आई दोनों देश युद्ध के जोखिम कम करने के लिए विश्वास बहाली के उपाय करें।
नियमित शिखर सम्मेलन किए जाए जहां विभिन्न समस्याओं के हल खोजे जाए या अन्य कोई प्रासंगिक सुझाव। दक्षिण एशिया की जनता लोकतंत्र की आकांक्षाओं में सहभागी है। दक्षिण एशिया में किए गए सर्वे से यह स्पष्ट होता है कि यहाँ लोकतंत्र को व्यापक जनसमर्थन प्राप्त है या अन्य कोई प्रासंगिक बिंदु। सदस्य देशों के मध्य राजनीतिक मतभेद। कुछ छोटे देश मानते हैं कि भारत साफ्टा की आड़ लेकर उनके बाजार में सेंध मारना चाहता है तथा इसके जरिए उनके समाज और राजनीति पर असर डालना चाहता है। एक नियमित शिखर सम्मेलन वार्षिक शिखर सम्मेलन हो ताकि शीर्ष नेता समस्याओं के समाधान बातचीत द्वारा हल कर सके। इस क्षेत्र के सदस्य देशों के मध्य विश्वास बहाली। अंकीय प्रश्नों के उत्तर। भारत की भौगोलिक स्थिति दक्षिण एशिया के मध्य में है। भारत की सीमाएं अधिकांश दक्षिण एशियाई देशों से मिलती है। भारत का आकार बड़ा है और वह शक्तिशाली है। इसकी वजह से अपेक्षाकृत छोटे देश भारत को संदेह की दृष्टि से देखते हैं। दूसरी ओर, भारत सरकार को अक्सर महसूस होता है कि उसके पड़ोसी देश बेवजह उसका फायदा उठाते हैं। भारत नहीं चाहता कि इन देशों में राजनीतिक अस्थिरता पैदा हो। छोटे देशों को लगता है कि भारत दक्षिण एशिया में अपना दबदबा कायम करना चाहता है। पाकिस्तान में लोकतंत्र स्थायी न रह पाने के कारण। दिए गए इस शीर्षक से उत्तर लिखिए। नेपाल। दिए गए इस शीर्षक से उत्तर लिखिए। दक्षिण एशियाई क्षेत्र में सुरक्षा। भारत पाकिस्तान के द्विपक्षीय संबंध। दक्षिण एशियाई देशों के मध्य जलबंटवारे पर विवाद है, सीमा विवाद। और इस क्षेत्र के छोटे देशों को भय है कि भारत इस क्षेत्र पर अपना दबदबा बनाना चाहता है। उपाय। सार्क का वार्षिक शिखर सम्मेलन जहां शीर्ष नेता आपस में विचार करें, न जलबंटवारे, सीमा विवाद और आतंकवाद की समस्याओं को सुलझाएं। 6 अंकीय प्रश्नों के उत्तर। 1. श्रीलंका की समस्या भारतवंशी लोगों से जुड़ी है। भारत की तमिल जनता च भारतीय सरकार पर दबाव था कि वह तमिलों के हितों की रक्षा करे। भारत सरकार ने समय समय पर श्रीलंका सरकार से बातचीत की, लेकिन 1987 में भारतीय सरकार तमिल मसले पर प्रत्यक्ष रूप से शामिल हुई। भारत सरकार ने श्रीलंका सरकार और तमिलों के बीच रिश्ते सामान्य करने के लिए एक समझौते के तहत भारतीय शांति सेना IPKF को श्रीलंका भेजा। भारतीय सेना की उपस्थिति को श्रीलंका की जनता ने कुछ खास पसंद नहीं किया और यह समझा कि भारत श्रीलंका के अंदरूनी मामलों में दखलंदाजी कर रहा है। 1989 में भारत ने अपनी शांति सेना बिना लक्ष्य प्राप्त किए वापस बुला ली। भारत और बांग्लादेश के संबंध शीर्षक से स्वयं उत्तर लिखिए। भारत दक्षेस के सदस्य देशों के मध्य में स्थित है और इसकी सीमाएं अधिकांश सदस्य देशों से मिलती है। सार्क दक्षेस इस क्षेत्र में विश्वास बहाली और शांति निर्माण में निर्णायक भूमिका लिया सकता है। यदि इस क्षेत्र के सभी देश मुक्त व्यापार करें, तो सभी देशों को वास्तविक आर्थिक लाभ प्राप्त होंगे। चीन और अमेरिका दक्षिण एशिया की राजनीति में अहम भूमिका निभाते हैं। विकास की जरूरत और वैश्वीकरण के कारण एशिया के दोनों देश चीन और भारत नजदीक आए हैं। अमेरिका ने भारत और पाकिस्तान दोनों से अपने संबंध शीत युद्ध के बाद बेहतर किए हैं। दोनों देशों में आर्थिक सुधार हुए, उदारवादी नीतियों अपनाई गई। इससे दक्षिण एशिया में अमेरिकी भागीदारी और गहरी हुई। अमेरिका में दक्षिण एशियाई मूल के लोगों की संख्या अधिक है। दक्षिण एशिया क्षेत्र में जनसंख्या अधिक है और बाजार का आकार बड़ा है। इस कारण इस क्षेत्र की सुरक्षा और शांति के भविष्य से अमेरिका के हित भी बंधे हैं। 5. सार्क बहुपक्षीय साधनों के माध्यम से सहयोग विकसित करने के लिए एशियाई राज्यों द्वारा की गई एक प्रमुख क्षेत्रीय पहल है। सदस्यों के बीच साफ्टा समझौते पर हस्ताक्षर, जिसका उद्देश्य व्यापार शुल्क कम करना और सदस्यों के बीच मुक्त व्यापार बढ़ाना। भारत पाकिस्तान संबंधों के तनाव में सार्क की सफलता को बाधित किया। एशिया के छोटे देश अपने बाजार पर कब्जा रखने के लिए भारत पर संदेह करते हैं। दुर्भाग्य से राजनीतिक मतभेदों के कारण यह अधिक सफलता प्राप्त नहीं कर सका है। 1 अंकीय प्रश्न। निर्देशक प्रश्न संख्या 1 से 4 तक वो कथन क्रमशः अभिकथन A और कारण R के रूप में अंकित किए गए हैं। इन कथनों को ध्यान से पढ़िए और अधोलिखित विकल्पों में से किसी एक को सही उत्तर के रूप में चुनिए। सग्वर या नए। और अभिकथन A और कारण R दोनों सही हैं तथा कारण R अभिकथन A की सही व्याख्या करता है। B अभिकथन A और कारण R दोनों सही हैं परंतु कारण R अभिकथन A की सही व्याख्या नहीं है। C अभिकथन A सही है परंतु कारण R गलत है। D अभिकथन A गलत है परंतु कारण R सही है। 1. अभिकथन A द्वितीय विश्व पुष्ट के बाद सन 1945 में संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई। कारण R शीत युद्ध के बाद वास्तविकता बदल गई है, अतः संयुक्त में भी सुधार जरूरी है। अभिकथन 1 सुरक्षा परिषद में 5 और 10 अस्थायी सदस्य है।
कारण आर 2 साल की अवधि तक अस्थायी सदस्य रहने के बाद किसी देश को इस पद के लिए दोबारा नहीं चुना जा सकता। 3 अभिकथन ए निषेधाधिकार बीटी पावर एक नकारात्मक शक्ति है। कारण आर सुरक्षा परिषद के फैसलों से असंतुष्ट होने पर महासचिव इसका प्रयोग कर सकता है। 4 अभिकथन ए अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी IAEA की स्थापना संयुक्त राज्य अमेरिका के निर्देशानुसार सन 1957 में की गई। कारण आर इस संगठन के अधिकारी नियमित रूप से विश्व की परमाणविक सुविधाओं की जांच करते हैं ताकि नागरिक परमाणु संयंत्रों का इस्तेमाल सैन्य उद्देश्यों के लिए न हो। 5 निम्नलिखित में संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य अंग नहीं है। और आम सभा, सी विश्व बैंक, बी सचिवालय, डी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। 6 भारत की सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के विषय में सही तर्कों का चयन कीजिए। अब संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में अपना योगदान देने में भारत हमें लड़खड़ाया है। बी विश्व मंच पर भारत एक आर्थिक शक्ति के रूप में उभरा है। सी भारत अपने परमाणु हथियारों के जखीरे में लगातार वृद्धि कर रहा है। डी संयुक्त राष्ट्र संघ की शांति सेना में भारत ने अपनी सेना भेजने में आनाकानी की है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य उद्देश्य है ताकतवर देशों द्वारा कमजोर देशों के शोषण को रोकना। बी अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों को रोकना है मना वर। सी जनसंख्या वृद्धि नियंत्रित करना। डी विश्व व्यापार के नियमों को बनाना। निम्नलिखित में से सही मिलान का चयन कीजिए। संगठन मुख्यालय और ऊनो जिनेवा, बी WTO पेरिस, सी IMF वाशिंगटन, डी सी डी IAEA न्यूयॉर्क। 9 निम्नलिखित एजेंसी का उनके कार्यों से मिलान कीजिए। सूची -1 सूची -11 एक रेड क्रॉस सोसाइटी, एक विश्व व्यापार को नियमित करना, बी एमनेस्टी इंटरनेशनल, 2 युद्ध पीड़ितों की मदद करना, सी विश्व व्यापार संगठन, 3 विकास कार्यों के लिए ऋण देना, डी विश्व बैंक, एफ मानवाधिकारों की रक्षा करना, ए AII BIV CI DII, बी AI BII C3 DIV, सी AIV BII CI DI, डी A3 BIV CII DI। 10 अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO के विषय में सत्य कथन का चयन कीजिए। ए ILO की स्थापना सन 1945 में हुई। बी इसका मुख्यालय जेनेवा में है। सी उद्योगों के कल्याण हेतु नियम बनाना। डी यह उद्योगों को सस्ती दर पर ऋण उपलब्ध करवाता है। 2 अंक वाले प्रश्न। 1 निषेधाधिकार किसे कहते हैं? 2 विश्व बैंक के कोई 2 मुख्य कार्य बताइए। 3 सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों के नाम लिखिए। 4 मानवाधिकारों की रक्षा में सक्रिय 2 संगठन कौन से हैं? 5 विश्व व्यापार संगठन के कोई 2 कार्य बताइए। 4 अंक वाले प्रश्न। 1 बदलती परिस्थितियों में प्रभावी एवं सुचारू ढंग से कार्य करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रक्रिया व ढांचे में सुधार के कौन कौन से प्रस्ताव सुझाए गए हैं? 2 संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिकी वर्चस्व का सामना करने में असफल सिद्ध हुआ है। इस कथन से आप कहां तक सहमत है? 3 सुरक्षा परिषद मुख्य के कार्य लिखिए। 4 भारत के नागरिक के रूप में सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता के पक्ष का समर्थन आप कैसे करेंगे? अपने प्रस्ताव का औचित्य सिद्ध कीजिए। इम्प 5 एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है? इसके कोई 2 कार्य लिखिए। 6 संयुक्त राष्ट्र के मुख्य सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। 6 अंकों वाले प्रश्न। 1 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की आवश्यकता स्पष्ट कीजिए। 2 संयुक्त राष्ट्र संघ को और अधिक प्रासंगिक बनाने के लिए कौन कौन से कदम उठाने का निर्णय लिया गया है? 3 संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के योगदान पर चर्चा कीजिए। 4 बदलते परिवेश में सुरक्षा परिषद में सुधारों की आवश्यकता क्यों महसूस हो रही है? इम्प 5 वीटो पावर क्या है? वीटो पावर में बदलाव का प्रस्ताव अभी तक सफल क्यों नहीं हुआ है? 6 वैश्विक राजनीति में अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं एवं संगठन किस हद तक लोकतांत्रिक व जवाबदेह है? 1 अंक वाले प्रश्नों के उत्तर। 1 और अभिकथन ए और कारण आर दोनों सही है तथा कारण आर अभिकथन ए की सही व्याख्या है। 2 बी अभिकथन ए और कारण आर दोनों सही है तथा कारण आर अभिकथन ए की सही व्याख्या है। 3 सी अभिकथन एक सही है परंतु कारण आर गलत है। 4 और अभिकथन ए और कारण आर दोनों सही है तथा कारण ए की सही व्याख्या है। आर अभिकथन 5 सी विश्व बैंक। 5 बी विश्व मंच पर भारत एक आर्थिक शक्ति के रूप में उभरा है। योजक चिन्ह डॉट। बी अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों को रोकना। सी IMF वाशिंगटन, डी सी ए AII BIV CI DII। 0 बी इसका मुख्यालय जिनेवा में है। अंकों वाले प्रश्नों के उत्तर। डॉट सुरक्षा परिषद का कोई भी स्थायी सदस्य सुरक्षा परिषद द्वारा लिए जाने वाले निर्णय को रोक सकता है, यही वीटो का अधिकार है। कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए काम करता है। ई सदस्य देशों को अनुदान के लिए काम करता है।
ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, रूस, चीन। एमनेस्टी इंटरनेशनल। ई, ह्यूमन राइट्स वॉच। 5. एक वैश्विक व्यापार के नियमों को तय करना। सदस्य देशों के बीच मुक्त व्यापार की राह आसान बनाना। ई, 4 अंकों वाले प्रश्नों के उत्तर। 1. आई सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ाना। ई, वीटो पावर निषेधाधिकार की समाप्ति। ई, विकसित देशों के प्रभाव को समाप्त करना। इफ, कार्यप्रणाली को ज्यादा लोकतांत्रिक बनाना। 2. अमेरिकी वर्चस्व का सामना करने में संयुक्त राष्ट्र के असफल होने के कारण। आई, अमेरिका सबसे बड़ा वित्तीय योगदान देने वाला देश। ई, ऊनो का मुख्यालय अमेरिका के भूक्षेत्र में स्थित है। ई, ऊनो में अधिकतर कर्मचारी अमेरिका के हैं। इफ, कोई प्रस्ताव अपने या साथी राष्ट्रों के हितों के अनुकूल न होने अपने वीटो से रोक सकता है। उपरोक्त तथ्यों के बावजूद अमेरिका से वार्ता करने एवं उस पर दबाव बना के लिए ऊनो एक मंच के रूप में अवश्य उपलब्ध है। 3. सुरक्षा परिषद के मुख्य कार्य निम्नलिखित है। आई, विश्व में शांति स्थापित करना। ई, किसी भी देश द्वारा भेजी गई शिकायत पर विचार करना। ई, अपने निर्णयों को लागू करवाने की कार्यवाही करना। इफ, झगड़ों का निपटारा करना। 4. भारत की सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता की दावेदारी के कारण निम्नलिखित है। आई, ऊनो का संस्थापक देश। ई, सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश। ई, तेजी से उभरती हुई आर्थिक महाशक्ति। इफ, सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश। 5. एमनेस्टी इंटरनेशनल मानवाधिकारों की रक्षा करने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। ये संगठन मानवाधिकारों की रक्षा से जुड़ी रिपोर्ट तैयार और प्रकाशित करता है। उसकी ये रिपोर्ट मानवाधिकारों से संबंधित अनुसंधान और तरफदारी में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। 6. संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्य सिद्धांत निम्नलिखित है। आई, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और शांति को बनाए रखना। ई, राष्ट्रों के बीच मैत्री संबंधों को बढ़ाना। ई, आपसी सहयोग द्वारा युद्ध व आतंकवाद जैसे मुद्दों को सुलझाने को प्रयास करना। इफ, अंतर्राष्ट्रीय संधियों और कानूनों को सम्मानपूर्वक लागू करवाना। वी, राष्ट्रों की प्रादेशिक अखंडता और राजनीतिक स्वतंत्रता का आदर करना। एक अंकीय प्रश्न। 1. निम्नलिखित संधियों को उनके कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। अ, रासायनिक जैविक हथियार संधि। बी, परमाणु अप्रसार संधि। सी, जैविक हथियार संधि। डी, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल संधि। विकल्प। ए, आई, ई, एफ, ई। सी, ई, आई, एफ, ई। बी, ई, एफ, आई। डी, ई, एफ, ई, आई। 2. निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। 1. शरणार्थी। आई, कश्मीरी पंडित। बी, परंपरागत सुरक्षा। ई, दलाई लामा। सी, आंतरिक विस्थापित जन। ई, मानव सुरक्षा और विश्व सुरक्षा। डी, अपरंपरागत सुरक्षा। इफ, सैन्य शक्ति के संदर्भ में बाहरी और आंतरिक खतरों से सुरक्षा। विकल्प। ए, ई, बी, एफ, सी, ई, डी, आई। बी, एफ, बी, ई, सी, आई, डी, ई। सी, ई, बी, एफ, सी, आई, डी, ई। डी, ई, बी, एफ, सी, आई, डी, ई। 3. निम्नलिखित में से कौन सा भारत की सुरक्षा रणनीति का एक प्रमुख घटक है। ए, हथियारों की होड़ में शामिल होना। बी, संयुक्त राष्ट्र संघ में विश्वास न होना। सी, आर्थिक विकास तेज करना। डी, युद्धों में शामिल होना। 4. निम्नलिखित में से कौन सा सुरक्षा की परंपरागत अवधारणा से संबंधित है। अ, वैश्विक ताप वृद्धि। बी, आतंकवाद। सी, सैन्य हमला। डी, महामारियां। 5. अस्त्र नियंत्रण के अंतर्गत अमेरिका और सोवियत संघ ने निम्नलिखित में से कौन कौन सी संधियां की थीं। उचित विकल्प का चयन कीजिए। अ, सामरिक अस्त्र परिसीमन संधि 2 सॉल्ट 2। बी, रासायनिक हथियार संधि। सी, जैविक हथियार संधि। डी, परमाणु अप्रसार संधि। 6. एशिया और अफ्रीका के नव स्वतंत्र देशों के सामने सुरक्षा की प्रमुख चुनौतियां कौन सी थी। और पड़ोसी देशों से सैन्य हमले का डर। बी, विकास करना। सी, हथियार बनाना। डी, विदेश संबंध। 7. निम्नलिखित में से किन विकल्पों को आप सुरक्षा के परंपरागत खतरे का दर्जा देंगे। अ, सैन्य हमला। सी, महामारी। बी, आतंकवाद। डी, वैश्विक निर्धनता। 8. निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुरक्षा के परंपरागत तरीकों में शामिल किया जा सकता है। अ, अस्त्र नियंत्रण। बी, मानवाधिकारों की सुरक्षा। सी, महामारियों से सुरक्षा। डी, आतंकवाद से बचाव। प्रश्न संख्या 9 और 10 के लिए निर्देश। नीचे दिए गए प्रश्न में दो कथनों को अभिकथन ए और कारण आर के रूप में चिन्हित किया गया है। इन कथनों को पढ़िए और नीचे दिए गए विकल्पों में से एक सही उत्तर चुनिए। और अभिकथन ए और कारण दो दोनों ही हैं तया कारण आर अभिकथन ए की सही व्याख्या करता है। बी, अभिकथन ए और कारण दो दोनों गही है परंतु कार ला आर एल अभिकथन ए की सही व्याख्या नहीं है। सी, अभिकथन ए सही है परंतु कारण आर गलत है। डी, अभिकथन ए गलत है परंतु कारण दो सही है। 9. अभिकथन ए सुरक्षा की पारंपरिक अवधारणा में सैन्य खतरे को किसी देश के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक माना जाता है।
कारण आर, इस खतरे का स्रोत कोई दूसरा मुल्क होता है जो सैन्य हमले की धमकी देकर संप्रभुता, स्वतंत्रता और क्षेत्रीय अखंडता जैसे किसी देश के केंद्रीय मूल्यों के लिए खतरा उत्पन्न करता है। 10. अभिचिन्ह एक, सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा सिर्फ सैन्य खतरों से संबद्ध नहीं है। कारण आर, सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा के दो पक्ष है, मानवता की सुरक्षा और विश्व सुरक्षा। 2 अंकीय प्रश्न। 1. सुरक्षा की पारंपरिक अवधारणा के अनुसार किसी देश की सुरक्षा के समक्ष किन्हीं दो खतरों को उजागर कीजिए। 2. सुरक्षा के लिए खतरों के नए नए स्रोत कौन कौन से हैं? 3. निरस्त्रीकरण से क्या अभिप्राय है? 4. पारंपरिक सुरक्षा के किन्हीं दो तरीकों का वर्णन कीजिए। 5. अप्रवासी और शरणार्थी में अंतर स्पष्ट कीजिए। 6. अपरोध शब्द से आप क्या समझते हैं? 7. सुरक्षा की दो मुख्य अवधारणाएं कौन सी हैं? 8. मानवीय सुरक्षा से आपका क्या अभिप्राय है? 9. पारंपरिक सुरक्षा नीति के एक तत्व के रूप में गठबंधन बनाने से क्या अभिप्राय है? 10. सहयोगमूलक सुरक्षा की परिभाषा लिखिए। 4 अंकीय प्रश्न। 1. भारत की सुरक्षा रणनीति के प्रमुख घटकों का वर्णन कीजिए। 2. कुछ ऐसे अंतर्राष्ट्रीय चुनौतीपूर्ण मसलों का वर्णन कीजिए जिनमें तभी निपटा जा सकता है जब सभी देश साथ मिलकर कार्य करें। 3. प्रति व्यक्ति आय तथा जनसंख्या वृद्धि विश्व में आर्थिक असमानता को कैसे प्रभावित करते हैं? गरीबों तथा अमीरों के बीच वैश्विक स्तर पर आर्थिक अंतर को कम करने के लिए कोई दो उपाय सुझाइए। 4. सुरक्षा के लिए एक नए खतरे के रूप में आतंकवाद की व्याख्या किन्हीं दो उदाहरणों की सहायता से कीजिए। 5. सुरक्षा की पारंपरिक अवधारणा और अपारंपरिक अवधारणा में अंतर स्पष्ट कीजिए। 6 अंकीय प्रश्न। 1. सुरक्षा की अपारंपरिक अवधारणा से क्या अभिप्राय है? मानवता की सुरक्षा संबंधी संकीर्ण तथा व्यापक अर्थों में अंतर स्पष्ट कीजिए। 2. प्रत्येक के लिए एक एक उदाहरण देकर सुरक्षा की किन्हीं तीन नई चुनौतियों का वर्णन कीजिए। 3. तीसरी दुनिया के लोगों के समक्ष आने वाले खतरे किस प्रकार पहली दुनिया में रहने वाले लोगों के खतरों से अलग हैं? अपने उत्तर के पक्ष में उदाहरण दीजिए। 4. अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ते आतंकवाद के पीछे क्या कारण है? 5. बाहरी खतरों से सुरक्षा के परंपरागत विचार के 4 घटक क्या हैं? प्रत्येक का एक उदाहरण दीजिए। नीचे दिए गए अवतरण को ध्यान से पढ़िए और इसके आधार पर पूछे गए प्रश्नों का सही विकल्प चुनिए। एक अंकीय प्रश्नों के उत्तर। 1. BEEFI 2. CAEBFCIDE 3. C. आर्थिक विकास तेज करना 4. C. सैन्य हमला 5. असामरिक अस्त्र परिसमन संधि 2 सॉल्ट 2 6. अड़ोसी देशों से सैन्य हमले का डर 7. सैन्य हमला 8. अस्त्र नियंत्रण 9. अभिकथन ए और कारण आर दोनों सही है तथा कारण ए अभिकथन ए की सही व्याख्या है। 10. अभिकथन ए और कारण आर दोनों सही है तथा कारण आर अभिकथन ए की सही व्याख्या है। वो अंकीय प्रश्नों के उत्तर। 1. आंतरिक खतरा आई गृहयुद्ध ई अलगाववाद बाहरी खतरा आई सैन्य हमला ई जनसंहार 2. आतंकवाद वैश्विक निर्धनता आपदा और महामारी वैश्विक तापवृद्धि और शरणार्थियों की समस्या 3. निरस्त्रीकरण का साधारण अर्थ है विध्वंसकारी शस्त्रों को ना बनाना, उन्हें कम करना और उन पर नियंत्रण करना। 4. विश्वास की बहाली ई अस्त्र नियंत्रण ई निरस्त्रीकरण 5. अप्रवासी ऐसे लोगों को कहा जाता है जो अपनी इच्छा से अपना देश छोड़कर किसी अन्य जगह पर रहने को मजबूर होते हैं। शरणार्थी ऐसे लोग होते हैं जो युद्ध, प्राकृतिक आपदा अथवा राजनीतिक उत्पीड़न के कारण देश छोड़कर किसी अन्य जगह पर रहने को मजबूर होते हैं। 6. जब कोई देश सुरक्षा नीति के अंतर्गत युद्ध की आशंका को रोकने का प्रयास करता है तो इसे अपरोध कहा जाता है। 7. सुरक्षा की परंपरागत अवधारणा ई सुरक्षा की अपरंपरागत अवधारणा 8. समाज में सुरक्षित जीवन यापन करना ही मानवीय सुरक्षा है। वर्तमान समय में मनुष्य का जीवन विभिन्न खतरों से भरा रहता है। मनुष्य को इन विभिन्न खतरों से सुरक्षित रखना ही मानवीय सुरक्षा कहलाता है। 9. पारंपरिक सुरक्षा नीति के एक तत्व के रूप में गठबंधन बनाने से अभिप्राय है विभिन्न देशों का एक साथ समझौता या संधि करना जो कि किसी विशेष सैन्य हमले को रोकने या अपनी रक्षा करने से संबंधित होता है। 10. वर्तमान समय में खतरे के बहुत सारे नए स्रोत विश्व के सामने आए हैं। इन विभिन्न खतरों में आतंकवाद, आपदा और महामारी, वैश्विक निर्धनता, मानवाधिकार, वैश्विक तापवृद्धि आदि शामिल हैं। इन खतरों से मिलकर ही लड़ा जा सकता है, इसलिए वैश्विक स्तर पर विभिन्न देशों का एक साथ आना और सहयोग करना ही सहयोगमूलक सुरक्षा कहलाता है। 4 अंकीय प्रश्नों के उत्तर। 1. सैन्य क्षमताओं को मजबूत करना ई अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं को मजबूत करना ई आंतरिक सुरक्षा समस्याओं से निपटना आर्थिक विकास को तीव्र करना आतंकवाद ई वैश्विक निर्धनता ई वैश्विक तापवृद्धि मानव अधिकारों का हनन 3.
उच्च प्रति व्यक्ति आय और जनसंख्या वृद्धि के कारण धनी देश अथवा सामाजिक समूहों को और अधिक धनी बनने में मदद मिलती है, जबकि निम्न प्रति व्यक्ति आय और जनसंख्या की तीव्र वृद्धि एक साथ मिलकर गरीब देशों और सामाजिक समूह को और अधिक गरीब बना देते हैं। सुझाव: आय जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण के द्वारा ही वैश्विक स्तर पर आर्थिक अंतर को कम किया जा सकता है। प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि के द्वारा ही आर्थिक विकास में गति लाई जा सकती है। 4. आतंकवाद सुरक्षा के लिए एक नया खतरा है। इसमें निर्दिष्ट राजनीतिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए निर्दोष लोगों को निशाना बनाया जाता। 18. आतंकवाद राजनीतिक हिंसा को संदर्भित करता है जो नागरिकों को जानबूझकर और भेदभाव तरीके से अपना शिकार बनाता है। आतंकवाद का तात्पर्य क्रूर हिंसा के सोधे सामान्य प्रयोग से समाज में भय का वातावरण उत्पन्न करना होता है। आतंकवादी समूह उस राजनीतिक संदर्भ में स्थिति को बलपूर्वक बदलना चाहते हैं जिसे वे पसंद नहीं करते हैं। 5. सुरक्षा की परंपरागत और अपरंपरागत अवधारणा में प्रमुख अंतर इस प्रकार हैं। पारंपरिक सुरक्षा में सैन्य हमले का खतरा सर्वाधिक होता है, जबकि अपारंपरिक सुरक्षा में सैन्य हमले का खतरा नहीं होता। पारंपरिक सुरक्षा के खतरों से अलगाववाद, गृह युद्ध और सैन्य हमला आते हैं, जबकि अपारंपरिक सुरक्षा के खतरों में आतंकवाद, मानवाधिकार, शरणार्थियों की समस्या, वैश्विक निर्धनता आदि आते हैं। परंपरागत सुरक्षा के उपाय में विश्वास बहाली, निरस्त्रीकरण और अस्त्र नियंत्रण आते हैं, जबकि अपारंपरिक सुरक्षा के उपायों 3 सहयोगमूलक सुरक्षा का प्रयोग होता है। पारंपरिक सुरक्षा के खतरों में सैनिकों के साथ साथ कभी कभी जनता में शिकार होती है, जबकि अपारंपरिक सुरक्षा के खतरों से संपूर्ण मानवता और विश्व को खतरा होता है। 6 अंकीय प्रश्नों के उत्तर। 1. सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा केवल सैन्य खतरों से ही संबद्ध नहीं है। अवधारणा में मानवीय अस्तित्व पर चोट पहुंचाने वाले खतरों और आशंका के साथ साथ वैश्विक सुरक्षा को खतरा पहुंचाने वाले खतरों और आशंकाएं को शामिल किया जाता है, जैसे आतंकवाद, मानवाधिकार, शरणार्थियों की समस्या, वैश्विक निर्धनता, वैश्विक तापवृद्धि आदि। मानवता की सुरक्षा संबंधित संकीर्ण अवधारणा इस अवधारणा में मनुष्य को हिंसक खतरों अर्थात खून खराबे से बचाना या व्यक्तियों और समुदायों को अंदरूनी खून खराबे से बचाना होता है। मानवता की सुरक्षा संबंधी व्यापक अवधारणा इस अवधारणा में संपूर्ण मानवता को खतरों से बचाना होता है और इस प्रकार के खतरों में अकाल, महामारी, प्राकृतिक आपदा आदि शामिल होते हैं। 2. आतंकवाद, उदाहरण विमान अपहरण, बम विस्फोट। मानवाधिकारों का हनन, उदाहरण श्रीलंका में हिंसा, गाजा पट्टी में हिंसा। महामारियां, उदाहरण कोरोना, इबोला वायरस, HIV, सार्स आदि। पड़ोसी देश से सैन्य हमले की आशंका। अलगाववादी आंदोलन का भी खतरा। आंतरिक सैन्य संघर्ष की आशंका। पड़ोसी देशों के बीच सीमा रेखा और भूक्षेत्र अथवा आबादी पर नियंत्रण को लेकर भी संघर्ष था। 4. 5. आधुनिक हथियारों तक पहुंच। तकनीकी और सूचना प्रौद्योगिकी। यातायात के साधनों का विकास। विभिन्न देशों द्वारा अप्रत्यक्ष समर्थन। अवरोध। सैन्य शक्ति। शक्ति संतुलन। गठबंधन। निम्नलिखित दिए गए बहुविकल्पीय प्रश्नों में दिए गए विभिन्न विकल्पों में से एक सही विकल्प का चयन करिए। 1. रियो सम्मेलन कब हुआ? 1992, B. 1997, B. 2002, D. 2004। 2. इन दो देशों के बीच पानी को लेकर हिंसक संघर्ष हुआ है। भारत पाकिस्तान, B. भारत चीन, C. जॉर्डन इजराइल, D. चीन पाकिस्तान। 3. रियो डी जनेरियो में आयोजित पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को यह भी कहा जाता है। पर्यावरण सम्मेलन, B. पृथ्वी सम्मेलन, C. वैश्विक सम्मेलन, D. विश्व सम्मेलन। 4. पहली दुनिया के देशों को आमतौर पर कहा जाता है। ग्लोबल नॉर्थ, B. विकमित उत्तर, 2. ग्लोबल साउथ, वैश्विक संपदा का उदाहरण। अंटार्कटिक, B. अलास्का, C. हिमालय, D. गंगा नदी, C. 20। 6. वैश्विक पर्यावरण संबंधी संचियों का मिलान उनको वर्ष से कीजिए। 1. माद्रियल व्यायाचार, 1987, B. अंटार्कटिका संधि, 1959, A. C. U. 7, 2, 1, C. अंटार्कटिका पर्यावरण न्यायाचार, 1991, D. क्योटो प्रोटोकॉल, 1997, AAIBECEDF, BAEBICFDE, CAIBECEDF, DAIBECEDF। 7. साझी संपदा के कम होने का कारण। अर्बनीकरण, B. गहनतर खेती, C. मृदा संरक्षण, D. वर्षा जल संचयन। 8. भारत की नेशनल ऑटो फ्यूल पॉलिसी के अंतर्गत स्वच्छतर वायु शहरों के लिए, B. स्वच्छतर ऊर्जा घरों के लिए, C. वाहनों के लिए स्वच्छतर ईंधन, D. उपयोगों के लिए स्वच्छतर जल। 20वीं सदी के अधिकांश समय में विश्व की अर्थव्यवस्था रही पर निर्भर। जल, B. तेल, C. वन, D. वायु। 10. वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इंडिजिनस पीपल का गठन कब हुआ? 1975,
बी 1991, सी 1985, डी 1955। 11. 2003 के बिजली अधिनियम के तहत किसका उपयोग प्रोत्साहित करता है? अ जल ऊर्जा, बी सौर ऊर्जा, सी परमाणु ऊर्जा, डी नवीकरणीय ऊर्जा। यौनकीय वाले प्रश्न। 1. एजेंडा -21 क्या है? 2. रियो सम्मेलन के किन्हीं दो परिणामों का उल्लेख कीजिए। 3. भारत और चीन को क्योटो प्रोटोकॉल की बाध्यताओं से छूट देने का क्या कारण था? 4. धरती के ऊपरी वायुमंडल में क्या परिवर्तन आ रहे हैं? 5. मूलवासियों के अस्तित्व को सबसे बड़ा खतरा क्या है? 6. विश्व की सांझी संपदा के आकार में निरंतर कमी के कोई दो कारण लिखिए। 7. जलवायु परिवर्तन के संबंध में अमेरिका की नीति में क्या परिवर्तन आया है? 4 अंकीय प्रश्न। 1. विश्व की साझी विरासत का क्या अर्थ है? इसका दोहन और प्रदूषण कैसे होता है? 2. साझी संपदा की सुरक्षा के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किए गए प्रयासों की विवेचना कीजिए। पर्यावरण संरक्षण के संदर्भ में साझी जिम्मेदारी लेकिन अलग अलग भूमिका के विषय में भारतीय दृष्टिकोण क्या है? 99। 4. मूलवासी कौन है? उनके अधिकारों पर टिप्पणी कीजिए। 5. टिकाऊ विकास क्या है? इसको कैसे लागू किया जा सकता है? 6 अंकों वाले प्रश्न। 1. वैश्विक राजनीति में पर्यावरण की चिंता अपरिहार्य है। स्पष्ट करें। इम्प विस। 2. विश्व में पर्यावरण प्रदूषण के क्या कारण है और इसका संरक्षण कैसे किया जा सकता है? विचार प्रकट करें। रने से। 3. सांझी जिम्मेदारी लेकिन अलग अलग भूमिकाएं से क्या अभिप्राय है? हम इस विचार को कैसे लागू कर सकते हैं? इम्प 4. पृथ्वी को बचाने के लिए जरूरी है कि विभिन्न देश सुलह और सहकार की नीति अपनाएं। पर्यावरण के सवाल पर उत्तरी और दक्षिणी देशों के बीच जारी वार्ताओं की रोशनी में इस कथन की पुष्टि करें। 1 अंक वाले प्रश्नों के उत्तर। 1. 1992। 2. बी जॉर्डन इजराइल। 3. बी पृथ्वी सम्मेलन। 4. अ ग्लोबल नॉर्थ। 5. अंटार्कटिक। 6. AA1, BII, C3, DIV। 7. बी गहनतर खेती। 8. सी वाहनों के लिए स्वच्छत्र ईंधन। 9. बी तेल। 10. 1975। 11. डी नवीकरणीय ऊर्जा। 2 अंकों वाले प्रश्नों के उत्तर। 1. रियो सम्मेलन में सतत विकास के कुछ तौर तरीके सिखाए गए, इसे ही एजेंडा -21 कहा गया। 2. आई ग्लोबल वार्मिंग मुख्य चिंता के विषय के रूप में उभरा। टिकाऊ विकास पर जोर। 3. क्योंकि ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में इनका योगदान अधिक नहीं था। 4. ओजोन परत में छेद जिसके कारण मानव स्वास्थ्य तथा पर्यावरण को खतरा हुआ। 5. जंगल गायब हो रहे हैं तथा वन्य जीवन जंतुओं की संख्या घट रही है। 6. अंधाधुंध संसाधनों का दोहन, बढ़ती जनसंख्या। 7. राष्ट्रपति ओबामा के कार्यकाल में अरबों डॉलर की सहायता वैश्विक ताप की समस्या से निपटाने के लिए दी गई थी, जबकि राष्ट्रपति ट्रंप ने यह कहकर कि ऐसा करने से अमेरिका की जीडीपी अगले 10 साल 2500 अरब डॉलर से घटकर और कमजोर हो जाएगी, अमेरिका को पेरिस समझौते से अलग कर लिया है। स्वार अंकीय प्रश्नों के उत्तर। ऐसी संपदा जिस पर किसी एक व्यक्ति या समुदाय का अधिकार नहीं वरन संपूर्ण वैश्विक समुदाय का अधिकार हो, वैश्विक साझी संपदा कहलाती है। दोहन एवं प्रदूषण के कारण। निजीकरण। ई गहनतर खेती। ई आबादी की वृद्धि। एव पारिस्थितिकी तंत्र की गिरावट। वी कार्बन गैसों का अत्यधिक उत्सर्जन। स्मरणीय बिंदु देखें। यूएनईपी द्वारा कार्यक्रम वैश्विक तापवृद्धि में कमी करना, सभी देशों को जिम्मेदारी से साथ काम करना। भारत का विचार है कि ग्रीन हाउस गैसों की उत्सर्जन दर में कमी करने की अधिक जिम्मेदारी विकसित देशों की है, क्योंकि इन देशों ने लंबी अवधि तक इन गैसों का ज्यादा उत्सर्जन किया है तथा विलासिता एवं आवश्यकता में अंतर होना चाहिए। स्मरणीय बिंदु देखें। मूलवासी ऐसे लोगों का वंशज जो किसी मौजूदा देश में बहुत दिनों से रहते चले आ रहे हैं, बराबरी का दर्जा देना, स्वतंत्र पहचान की रक्षा आदि। अर्थ के लिए स्मरणीय बिंदु देखें। विकास की वह नीतियां जहां मानव की न केवल वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति हो वरन अनंतकाल मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति सुनिश्चित हो सके। लागू करने के तरीके। अपरिग्रह की भावना, आवश्यकताओं में कमी। आवश्यकता अनुसार उत्पादन करना। प्राकृतिक सहअस्तित्व। प्राकृतिक साधनों का उचित एवं पूर्ण प्रयोग। 6 अंकीय प्रश्नों के उत्तर। 1. निम्न कारणों से वैश्विक राजनीति में पर्यावरण की चिंता अपरिहार्य है। बढ़ता प्रदूषण। ओजोन परत में छेद। स्वच्छ पेयजल की कमी। जैव विविधता को खतरा, उपजाऊ जमीन, मत्स्य भंडार, चारगाह का तेजी से घटना। जल चक्र गड़बड़ाने का खतरा। प्राकृतिक संसाधन का दोहन। जनसंख्या विस्फोट। 2. विश्व में पर्यावरण प्रदूषण के उत्तरदायी कारक। जनसंख्या वृद्धि। वनों की कटाई। उपभोक्तावादी संस्कृति को बढ़ावा। संसाधनों का अत्यधिक दोहन। औद्योगिकीकरण को बढ़ावा। परिवहन के अत्यधिक साधन। संरक्षण के उपाय। जनसंख्या नियंत्रण। वन संरक्षण। पर्यावरण मित्र तकनीक का प्रयोग एवं प्राकृतिक संसाधनों का संतुलित प्रयोग।
परिवहन के सार्वजनिक साधनों का प्रयोग। वी जन जागरूकता कार्यक्रम। वी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। माझी जिम्मेदारी भूमिकाएं अलग अलग स्मरणीय बिंदु देखें। विवार को लागू करने के उपाय। पर्यावरण संरक्षण हेतु अंतर्राष्ट्रीय कानून विकासशील देशों के अनुकूल हो। ई पर्यावरण संरक्षण हेतु संयुक्त कोष। ई व्यक्तिगत, क्षेत्रीय, राजकीय, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास। इफ साझी संपदा तथा संसाधनों पर अनुसंधान कार्य। स्मरणीय बिंदु देखें। विकसित देश द्वारा प्रौद्योगिकी ट्रांसफर, हरित निधि स्थापना, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कटौती। एक अंकीय प्रश्न। एक, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प वैश्वीकरण के संदर्भ में सही है? और वैश्वीकरण एक बहुआयामी प्रक्रिया है। बी, वैश्वीकरण विश्व व्यापार को कम करता है। सी, वैश्वीकरण केवल राजनीतिक परिघटना है। डी, वैश्वीकरण केवल एक आर्थिक परिघटना है। 2, इनमें से कौन सा कारक वैश्वीकरण के लिए उत्तरदायी है? और जनसंख्या। बी, उन्नत प्रौद्योगिकी। सी, संधियां। डी, युद्ध और तनाव। 3, वैश्वीकरण के सांस्कृतिक परिणामों में निम्नलिखित में से कौन से सही हैं? और सांस्कृतिक समरूपता। बी, आयात शुल्क में कमी। सी, व्यापार में वृद्धि। डी, राज्य की शक्ति में कमी। वैश्वीकरण का विरोध इनमें से किन आधारों पर किया जाता है? और विश्व व्यापार में वृद्धि। बी, आयात प्रतिबंधों में कमी। सी, आर्थिक असमानता में वृद्धि। डी, रोजगार में वृद्धि। निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। भारत द्वारा वैश्वीकरण को अपनाना। ई, विश्व सामाजिक मंच की पहली बैठक। ई, विश्व सामाजिक मंच की चौथी बैठक। एफ, विश्व व्यापार संगठन की सिएटल में आयोजित बैठक। ए, आई एफ ई ई। बी, ई आई एफ। सी, ई आई ई एफ। डी, ई आई एफ। निम्नलिखित में कौन सी वैश्वीकरण की विशेषता है? और विश्व व्यापार में कमी। बी, आयात शुल्क में वृद्धि। सी, वस्तु, पूंजी, श्रम और विचारों का मुक्त प्रवाह। डी, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में कमी। कुन संख्या 7 और 8 के लिए निर्देश। नीचे दिए गए प्रश्न में दो कथनों को अभिकथन ए और कारण आर के रूप में मंत्रित किया गया है। इन कथनों को पढ़िए और नीचे दिए गए विकल्पों में से एक की उत्तर चुनिए। और अभिकथन ए और कारण आर दोनों सही हैं तथा कारण आर अभिकथन ए की सही व्याख्या करता है। बी, अभिकथन ए और कारण आर दोनों सही हैं परंतु कारण आर अभिकथन ए की सही व्याख्या नहीं है। सी, अभिकथन ए सही है परंतु कारण आर गलत है। डी, अभिकथन ए गलत है परंतु कारण आर सही है। ब, अभिकथन ए वैश्वीकरण एक बहुआयामी अवधारणा है। कारण आर वैश्वीकरण के राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक प्रभाव होते हैं। योजक चिन्ह अभिकथन ए वैश्वीकरण के परिणाम विश्व भर में एक समान देखने को मिले हैं। कारण आर वैश्वीकरण से विश्व के धनी देशों को जहां बहुत अधिक को आ रहा है वहीं दूसरी तरफ विकासशील और अविकसित देशों को उतना नहीं हुआ है। वो अंकीय प्रश्न। 1, वैश्वीकरण के किन्हीं 2 लाभों का उल्लेख कीजिए। 2, सांस्कृतिक विभिन्नीकरण की परिभाषा दीजिए। 3, भारत में वैश्वीकरण के खिलाफ अलग अलग सामाजिक और दबाव समूह कैसे विरोध किया है। 4, वर्ल्ड सोशल फोरम क्या है? इसका क्या उद्देश्य है? 5, प्रौद्योगिकी में हुई उन्नति ने वैश्वीकरण को किस प्रकार प्रभावित किया है। 6, वैश्वीकरण के किन्हीं 2 राजनीतिक परिणामों का उल्लेख कीजिए। 7, कल्याणकारी राज्य का स्थान बाजार ले रहा है। इस परिवर्तन के कारण विश्लेषण कीजिए। 8, वामपंथी वैश्वीकरण का प्रतिरोध किन आधारों पर करते हैं? विश्लेषण कीजिए। 9, संरक्षणवाद क्या है? भारत में संरक्षणवाद की नीति को कब छोड़ा? 4 अंकीय प्रश्न। 1, वैश्वीकरण का क्या अर्थ है? वैश्वीकरण के किन्हीं 2 कारणों को उजागर कीजिए। 2, वैश्वीकरण के किन्हीं 2 सकारात्मक तथा 2 नकारात्मक प्रभावों को सब कीजिए। 3, वैश्वीकरण के विरुद्ध दुनिया भर में उठने वाले किन्हीं 4 तर्कों का परीक्षण कीजिए। 4, वैश्वीकरण के संदर्भ में राज्य की बदलती भूमिका का विश्लेषण कीजिए। 5, वैश्वीकरण के सांस्कृतिक प्रभावों का विश्लेषण कीजिए। 6, वैश्वीकरण के विरोध को लेकर भारत के अनुभवों की व्याख्या कीजिए। 7, आर्थिक वैश्वीकरण के समर्थकों द्वारा दिए गए किन्हीं 2 तर्कों की व्याख्या कीजिए। 8, भारत पर वैश्वीकरण के राजनीतिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक प्रभावों का आकलन कीजिए। 9, वैश्वीकरण की किन्हीं 4 विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। 10, वैश्वीकरण के किन्हीं 4 नकारात्मक प्रभावों का विश्लेषण कीजिए। एक अंकीय प्रश्नों के उत्तर। 1, और वैश्वीकरण एक बहुआयामी प्रक्रिया है। 2, बी, उन्नत प्रौद्योगिकी। 3, और सांस्कृतिक समरूपता। 4, सी, आर्थिक असमानता में वृद्धि। 5, AIFEE। 6, सी, वस्तु, पूंजी, श्रम और विचारों का मुक्त प्रवाह। 7, और अभिकथन ए और कारण आर दोनों सही है तथा कारण आर अभिकथन ए की सही व्याख्या है।
8 डी अभिकथन एक गलत है लेकिन कारण 8 सही है। 2 अंकीय प्रश्नों के उत्तर। 1 आई वस्तुओं की गुणवत्ता और विकल्पों में वृद्धि। विदेशी व्यापार में वृद्धि। 2 वैश्वीकरण से प्रत्येक संस्कृति विशिष्ट और विविधतापूर्ण होती जा रही है। संस्कृति की इसी विविधतापूर्ण बनने की प्रक्रिया को सांस्कृतिक वैभिन्नीकरण कहा जाता है। 3 एक आर्थिक उदारीकरण का विरोध वामपंथियों द्वारा किया गया है। मजदूर संघ और किसान संघ ने वैश्वीकरण का विरोध किया है। विश्व सामाजिक मंच एक ऐसा मंच है जिसमें नव उदारवादी वैश्वीकरण का जाता है और इसका पर्यावरणविद, मजदूर, युवा और महिला कार्यकर्ताओं को एकजुट करके नव उदारवादी वैश्वीकरण का विरोध करना है। प्रौद्योगिकी में उन्नति से संचार, यातायात और सूचना के क्षेत्र में क्रांति आ गई है। यातायात के तीव्रगामी साधनों ने विश्व को बहुत अधिक निकट ला दिया है। वैश्वीकरण के कारण राज्य की कल्याणकारी छवि कमजोर हुई है। तकनीकी प्रगति से राज्य की क्षमता में बहुत वृद्धि हुई है। 4, 5, 6, 7 कल्याणकारी राज्य का स्थान अब बाजार ले रहा है क्योंकि वैश्वीकरण के कारण सरकार अपने कल्याणकारी कार्यों से मुंह मोड़ रही है। संपूर्ण विश्व में कल्याणकारी राज्य की धारणा अब पुरानी हो चुकी है। राज्य अब केवल कानून व्यवस्था बनाए रखने और सुरक्षा उपलब्ध कराने तक ही सीमित रह गया है। 8 आर्थिक असमानता में वृद्धि करता है। मजदूर और किसानों को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। 1 राज्य द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए विदेशी निर्यात को प्रतिबंधित कर देता है तो इस प्रकार की नीति को संरक्षणवाद कहा जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य घरेलू उत्पादकों को मजबूत करना होता है। भारत ने 1991 में संरक्षणवाद की नीति को त्याग दिया और वैश्वीकरण को अपना लिया। 4 अंकीय प्रश्नों के उत्तर। 1 वैश्वीकरण का साधारण अर्थ है विश्व में वस्तु, पूंजी, श्रम और विचारों का मुक्त प्रवाह। वैश्वीकरण के माध्यम से एक देश अपनी अर्थव्यवस्था को दूसरे देशों की अर्थव्यवस्थाओं के साथ जोड़ता है। वैश्वीकरण के कारण। प्रौद्योगिकी क्रांति। वैश्विक पारस्परिक अंतर्निर्भरता। प्राकृतिक आपदा और महामारी। कोष्टक। टेलीफोन, टेलीग्राफ, माइक्रोचिप, इंटरनेट एवं अन्य सूचना साधनों का विकास। सकारात्मक प्रभाव। लोगों का जीवन स्तर अच्छा हुआ है। वस्तुओं और सेवाओं के विकल्पों में वृद्धि हुई है। नकारात्मक प्रभाव। आर्थिक असमानता में वृद्धि। पश्चिमी संस्कृति का अधिरोपण। वर्तमान में वैश्वीकरण अमीरों को अधिक अमीर और गरीबों को अधिक गरीब बना रहा है। गरीबों के हितों की रक्षा करने में राज्य की क्षमता का कमजोर होना। पारंपरिक मूल्यों की क्षति। विकासशील देशों को पर्याप्त महत्व न मिलना। राज्य की क्षमताओं में कमी आई है। राज्य पहले की तुलना में अधिक ताकतवर हुए हैं। राज्य की भूमिका में कोई बदलाव नहीं आया है। राज्य अपने कल्याणकारी कार्यों में कमी कर रहे हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने राज्य के कार्यों में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया है। राज्य की नीतियों को प्रभावित करने में बहुराष्ट्रीय कंपनियों की भूमिका बढ़ गई है। सांस्कृतिक एकरूपता का उदय। विश्व पर पाश्चात्य संस्कृति का अधिरोपण। सांस्कृतिक विविधता को बढ़ावा मिला है। संस्कृतियों की मौलिकता पर बुरा असर। आर्थिक वैश्वीकरण के खिलाफ वामपंथी तेवर की आवाज में राजनीतिक दलों की तरफ से उठी। नीम को अमेरिकी और यूरोपीय फर्मों द्वारा पेटेंट कराने का विरोध किया गया। दक्षिणपंथी खेमों ने वैश्वीकरण के सांस्कृतिक प्रभावों का विरोध किया जिसमें टीवी चैनलों पर दिखाए जाने वाले कार्यक्रम, नए त्योहार जैसे वैलेंटाइन डे इत्यादि का विरोध किया गया। 1 विश्व में आर्थिक संबंधों में वृद्धि। आर्थिक विकास और कल्याण को बढ़ावा देता है। कोष्टक। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक जैसी संस्थाओं का निर्माण हुआ है। कोष्टक। व्यापार में बहुत तीव्र गति से वृद्धि हुई है। आर्थिक वैश्वीकरण अपरिहार्य है। अनविनियमन के कारण समाज को लाभ होता है। सूचना प्रौद्योगिकी के कारण अधिकांश व्यवसायियों को अमेरिका की सिलिकॉन वैली में रोजगार प्राप्त हुआ है। भारत में जीवन की गुणवत्ता में बढ़ोतरी हुई है। पारंपरिक संस्कृति प्रभावित हुई। स्थानीय बाजार और छोटे दुकानदार भी प्रभावित हुए हैं। भारत में विदेशी निवेश में वृद्धि हुई है। सकल घरेलू उत्पादन में भी वृद्धि हुई है। वस्तु, पूंजी, श्रम और विचारों का मुक्त प्रवाह होता है। व्यापार में वृद्धि होती है। पूंजीवादी और खुलेपन की व्यवस्था में वृद्धि। वैश्विक सहयोग में वृद्धि। देशों के बीच आपसी जुड़ाव एवं अंतःनिर्भरता की 10। विश्व भर में आर्थिक असमानता में वृद्धि। पश्चिमी संस्कृति का अधिरोपण। श्रम का मुक्त प्रवाह न होना। बहुराष्ट्रीय कंपनियों का बाजारों पर कब्जा।